हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में रिवोल्ट ऑफ 1857 को, और इसमें हमने 12th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम 13th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर मतलब 13th नंबर क्वेश्चन से, हु वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द ट्रूप्स ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो कौन था चीफ कमांडर ऑफ ट्रूप्स जब अपराइजिंग हुआ था 1857 में, हमें बताना है। तो आपको बताइए कि लीडरशिप जो दिया गया था वो किसको दिया गया था। वो जो दिल्ली का मतलब जो मुगल लास्ट रूलर था मुगल का, बहादुर शाह जफर को, और उसका जो कमांड था, उसके जो कमांडर थे वो किसके हाथ में था, वो बख्त खान में था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वो लीड करते रिवोल्ट में, रिवोल्ट ऑफ द बरेली ट्रूप्स, और उनको कहाँ लेके आते हैं, दिल्ली में। इन ब्रिटिश आर्मी बख्त खान जो था वो ऑर्डिनरी सूबेदार था, सूबेदार ऑफ आर्टिलरी। आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली इन सितंबर 1857, बख्त खान जो है वो चले जाते हैं लखनऊ एंड कंटिन्यू द फाइट द ब्रिटिश टिल ही डाइड इन अ बैटल ऑफ 13 मई ऑफ 1859। 14th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्पीयर हेडेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो किसने बिहार में रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्पीयर हेड किया था, ये हमें बताना है। नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो होंगे वो ऑब्वियसली कुंवर सिंह होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कुंवर सिंह जो है वो कौन होते, वो जगदीशपुर जो कि आरा में है, आरा कहाँ पे, बिहार में है, और वो वहाँ के जमींदार होते हैं, और उनको कहा जाता है आउटस्टैंडिंग मिलिट्री लीडर और स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द रिवोल्ट। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रिवोल्ट ऑफ 1857 में। वो फॉट करते विथ ब्रिटिश इन बिहार, और बाद में वो नाना साहेब के साथ मिल जाते हैं और कैंपेन करते हैं अवध और सेंट्रल इंडिया में। 15th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिगार्डिंग, के लीडर्स के रिगार्डिंग हमें बताने यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो तात्या टोपे वाज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहिब। दूसरा है इन बरेली खान बहादुर खान लीड द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है एक्चुअली, कि तात्या टोपे जो थे वो कमांडर इन चीफ थे किसके आर्मी की, नाना साहब के। बिल्कुल करेक्ट बात है। बरेली में खान बहादुर खान लीड करते हैं रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये भी राइट आंसर है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तात्या टोपे जो है वो इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं 1857 के, और नाना साहब के कोलैबोरेशन के साथ ही वो एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग स्टार्ट करते हैं कानपुर में। मई 1857 में तात्या जो है वो बन जाते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन ट्रूप्स जो कि स्टेशन होती है कानपुर में। खान बहादुर खान रोहिले जो होते हैं वो ग्रैंडसन होते हैं किसके, हाफिज रहमत खान के, और वो अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करते हैं बरेली में इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। 16th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शाह आलम वाज वन ऑफ द मेनी लीडर हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। शाह आलम जो थे वो वन ऑफ द मेनी लीडर्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे 1857 में। ये हमें बताना है कि उनके रिगार्डिंग कौन सा जो है स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। Shah Alam mobilized the headman and cultivator of the 84 देश. He took over the bungalow of an English officer turned into the Hall of Justice. He was killed in battle in July 1860. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि शाह आलम जो है वो मोबिलाइज करते हैं हेडमैन एंड कल्टिवेटर ऑफ द 84 देश, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। He took over the bungalow of an English officer, turned it into the Hall of Justice. ये भी सही बात है कि वो इंग्लिश ऑफिसर का जो बंगला होता है उसको वो ले लेते हैं और उसको हॉल ऑफ जस्टिस के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। He was killed in the battle in July 1860, नहीं 1860 में नहीं 1857 में उनका डेथ हो जाता है शाह आलम का, ठीक है, इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। और वो कहाँ रहते थे, एक्चुअली वो रहते थे परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। मोबिलाइज करते हेडमैन और कल्टिवेटर 84 देश का
अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स को और अटैक करते हैं बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश कंपनी और उसको कन्वर्ट करते हैं हॉल ऑफ जस्टिस के रूप में। 17th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वेर सक्सेसफुल in escaping to Nepal during the brutal suppression by the British after the outbreak of the revolt of 1857? तो इनमें से कौन से जो लीडर थे जो सक्सेसफुली एस्केप कर गए थे नेपाल को ब्रुटल सप्रेशन के बाद ब्रिटिश का आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? तो हमें बताना है तात्या तोपे, हजरत महल, कुंवर सिंह, नाना साहेब। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तात्या टोपे और नाना साहेब यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ये दोनों ही स्केप कर गए थे कहाँ पे? नेपाल में। कुंवर सिंह के बारे में जस्ट देखा, वो कहाँ पे थे? बिहार के आरा के जगदीशपुर से वो बिलोंग करते थे और उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था किस में? 1857 में। हजरत महल का तो हमने देख लिया कि वो कहाँ चले गए। हजरत महल कहाँ से थी? वो ये थी आपकी लखनऊ से और इनका भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है किस में? रिवोल्ट ऑफ 1857 का। और वो एसाइलम प्राप्त कर लेती है कहाँ? सॉरी, हजरत महल वही है जो नेपाल जाती है। 2 और 4 हजरत महल होगा और नाना साहिब होगा। तात्या टोपे नहीं होंगे, मैंने गलती से तात्या टोपे बोल दिया था एक्चुअली। हजरत महल और नाना साहिब जो है, हजरत जो महल है वो कहाँ से बिलोंग करती है? वो लखनऊ से और 1857 के रिवोल्ट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन वो एसाइलम प्राप्त कर लेती है नेपाल में, नेपाल के हल्लूर में, जहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और नाना साहब भी होते हैं जिनको जो नेपाल में चले जाते हैं, सक्सेसफुली वो स्किप कर जाते हैं। नेपाल में नाना साहब पेशवा होते हैं मराठा एम्पायर का और उनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है 1857 के रिवोल्ट में कानपुर में। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन 1857 मुझे अब हर जगह दिख रहा है। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? All the leaders coordinated with each other in a smooth manner. Rani Lakshmibai was killed in the year 1857. Kunwar Singh was betrayed by a friend to the British was hanged. Option number D. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर सारे लीडर्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं, सारे के जो कॉज होते हैं वो सेम होते हैं, तो हम इस रिवोल्ट को में हारते ही नहीं। तो ये जो रीज़न था वो बिल्कुल इनकरेक्ट था। रानी लक्ष्मीबाई को 1857 में नहीं मारा गया था, ये भी इनकरेक्ट है। और कुंवर सिंह बेट्रेड नहीं हुए थे अपने फ्रेंड्स के द्वारा, वो थे तात्या टोपे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप। और इसी ये तो मेन रीजन था ना, फेल्योर अगर पूछा जाए कभी कि क्या रीजन था फेल होने का 1857 के रिवोल्ट का, तो वो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नहीं था, यानी सेंट्रल लीडरशिप नहीं था यहाँ पे कोई। और प्रिंसिपल रिबेलरी जो लीडर थे वो काफी ब्रेव थे, कैपेबल थे, लेकिन ब्रिटिश अपोनेंट्स को अपोज नहीं कर पाए, उनके बराबर नहीं थे। ब्रिटिश अपोनेंट जो थे वो काफी डिसिप्लिन थे, काफी मतलब हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, लीडरशिप उनकी अच्छी थी, कोऑर्डिनेशन था, ये हमारे इंडियन सोल्जर्स में नहीं दिख रहे थे। रानी लक्ष्मी जो बाई हैं वो 1858 में उनका डेथ हो जाता है। कहाँ पे होता है? ग्वालियर में, और ग्वालियर के कोटा सराय में होता है, कोटा की सराय। कुंवर सिंह जो होते हैं वो जमींदार होते हैं जगदीशपुर बिहार के, और वो वहाँ पे लीडर होते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और एक इंजरीज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है 1858 में। ठीक है। और जो तात्या टोपे उनके एक फ्रेंड ने उनको धोखा दे दिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। 19th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। लीडर्स और उनका रिवोल्ट सेंटर दिया हुआ है, हमें बताना है कौन कहाँ से बिलोंग करता है। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह सेकेंड, तात्या टोपे एंड बेगम हजरत महल, झांसी, दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमें, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ये हमें पता है। बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह सेकंड भी कहते, वो दिल्ली से थे, बिल्कुल सही बात है। तात्या टोपे कानपुर से और बेगम हजरत महल लखनऊ से। 1 2 3 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। 20 साल की जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो रिवेल करती है किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और वो रिफ्यूज कर देती है एक्सेप्ट करने के लिए उनके क्लेम को कि वो उनके एडॉप्टेड सन को नहीं मानेंगे एज ए ऑन द थ्रोन ऑफ द झांसी। देखा था हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ जो कि डलहौजी के द्वारा लाया गया था, उस पर यह बोला गया था कि एडॉप्टेड सन को नहीं माना जाएगा वहां का राजा।
ठीक है। और दिल्ली के जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो बहादुर शाह जफर, जिसको प्रोक्लेम किया जाता है लीडर ऑफ द सिपॉय, और मेनली जो मेरठ के जो सिपॉय होते हैं वो उनको डिक्लेयर कर देते हैं 1857 में इन दिल्ली। कानपुर में द कमांडर इन चीफ होते हैं सोल्जर्स के, वो होते तात्या टोपे। लखनऊ जो कि कैपिटल था अवध का, वहां पे बेगम हजरत महल जो है वो लीड कर रही थी रिवोल्ट को। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट में कौन सी जो टेरिटरीज थी वो अफेक्ट नहीं हुई थी, ये हमें बताना है। झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़, लखनऊ। झांसी के बारे में अभी जस्ट सीखा, वहां से बिलोंग करती थी रानी लक्ष्मी। जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर जो कि बिहार में है, यहाँ से बिलोंग करते थे कुंवर सिंह। लखनऊ बेगम हजरत महल अवध के राजधानी हुआ करती थी। चित्तौड़ हमने अभी तक नहीं देखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहां पे अफेक्ट नहीं हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब हम देखेंगे 21st नंबर क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकनेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इनमें से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट वीकनेस था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, हमें बताना है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एमंग द रिबेल सिपॉयज, द रिबेल्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन एंड यूनियन, लैक ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही वजह था, ये सारा ही वजह, डिसिप्लिन की कमी थी रिबेल सिपॉयज में, कोऑर्डिनेशन नहीं था उनमें, और मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे। ये सब रीजन बनता है किसका, फेल्योर ऑफ द 1857 का। और ये वीकनेसेस से लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सिपॉयज ऑफ द वाइडली डिस्पर्स्ड कैंटोनमेंट कुड नॉट एक्ट साइमल्टेनियसली इन अ कंसर्टेड मैनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22nd नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code. The revolt of 1857 failed to secure freedom from the British government. British introduced many administrative reforms after the revolt of 1857. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। The revolt of 1857 failed to secure freedom from the British government. तो बिल्कुल सही बात है, ये हम तो फेल हो गए थे ना। ब्रिटिश इंट्रोड्यूस मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसे कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके कंट्रोल में आ गया, क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। दूसरा ये भी क्या कि अब वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे प्रिंसली स्टेट के मैटर में, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। बाकी जिन सिपॉयज ने उनके अगेंस्ट में मूवमेंट किया था, उनकी जो कंडीशन थी उनको डिक्लाइन कर दिया गया था और मतलब डिटोरिएट कर दिया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन दोनों में से मतलब जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है एसर्शन का, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और इंडिया जो है वो डायरेक्ट रूल में आ जाता है किसके, ब्रिटिश क्राउन के आफ्टर द 1857 जो 1858 का एक्ट आता है। क्वींस का प्रोक्लेमेशन होता है 1858 में और प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ द प्रिंसली स्टेट, और इंट्रोड्यूस करते हैं फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। गवर्नर जनरल का ऑफिस जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वाइसराय से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डायरेक्टर ऑफ जनरल और डायरेक्टर ऑफ स्टेट होता है उनके भी जो टाइटल्स होते हैं वो भी खत्म कर दिए जाते हैं। द राइट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर रिकॉग्नाइज, रेशियो ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स उसको भी इंक्रीज कर दिया गया था। मतलब ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो नंबर्स थी वो ज़्यादा होने लगी थी और जो इंडियन ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे, उनके कम। बट द आर्मरी रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। 23rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 अगस्त 1857 स्ट्रेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो आजमगढ़ जो प्रोक्लेमेशन था 25 अगस्त 1857 का वो किस चीज़ पे किस इश्यूज पे स्ट्रेस डालता है, ये हमें बताना है। हिंदू मुस्लिम डिवाइड, सपोर्ट ऑफ इंग्लिश गवर्नमेंट, द रिटर्न ऑफ द बादशाह, द इम्पोजिशन ऑफ हेवी जुमाज रेवेन्यू डिमांड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये जो है आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन वो किस चीज़ के ऊपर डालते हैं, वो डालता है हिंदू मुस्लिम डिवाइड्स के ऊपर, और वो पब्लिश किया जाता है फिरोज शाह के द्वारा जो कि ग्रैंड सन होता है मुगल एम्परर बहादुर शाह का, और स्ट्रेस डालता है नीड ऑफ द यूनिटी एमंग द हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज। प्रोक्लेमेशन मेनली क्या होता है, अपील होता है पीपल्स को कि जो पीपल डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं वो एक साथ रहे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। 24th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
What are the main objects of the Queen Victoria's Proclamation 1858? तो क्या ऑब्जेक्टिव था क्वींस का जो प्रोक्लेमेशन था 1858 का, ये हमें बताना है। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो पहले बिल्कुल सही है, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट्स, उन्होंने इनकार कर दिया किसी भी इंटेंशन को एनेक्स करने के लिए इंडियन स्टेट्स को। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल। और टू रेगुलेट स्टेट्स ने कंपनी, बिल्कुल नहीं, ये तो था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि अबोलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1838 में ही। उनकी जो मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई थी। ये हमने देख लिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि अब वो क्राउन के अंतर्गत आ गया था। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कहाँ आ जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द चेंजेस वेर इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857? तो कौन सा जो है चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, ये हमें बताना है। द गवर्नर जनरल वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय। गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज इनलास्ट बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो हमारा होगा, पहला तो बिल्कुल सही होगा कि जो गवर्नर जनरल था उनका जो टाइटल था उसको चेंज करके वाइसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। गवर्नर जनरल काउंसिल जो था उसको इनलार्ज कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो जो वाइसराय होता था वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता था क्राउन्स का। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसराय बनते हैं और क्रिएट करते हैं ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कि किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, और उसके पास कंप्लीट ऑथोरिटी होता है और कंट्रोल होता है किस चीज का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। 15 मेंबर काउंसिल बनता है टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि एडवाइजरी बॉडी होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ब्रॉट रिफॉर्म्स इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिफॉर्म्स इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस हुए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद, हमें बताना है। द सिस्टम ऑफ गिविंग फिक्स ग्रांट टू द प्रोविंसेस वाज एंडेड इन 1882. द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल finances was taken in 1870 by लॉर्ड मेयो। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सिस्टम ऑफ गिविंग फिक्स ग्रांट टू द प्रोविंसेस उसको एंड कर दिया गया था 1882 में, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला स्टेप जो लिया गया था सेपरेटिंग सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को, वो लिया गया था 1870 में बाय लॉर्ड मेयो। दोनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। लॉर्ड मेयो जो होते वो पहला स्टेप लेते हैं सेपरेट करने के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या होता है, ग्रांट किया जाता है फिक्स्ड सम, किससे, सेंट्रल रेवेन्यू से, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सर्टेन सर्विसेज। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन जो आते हैं वो ब्रॉड करते हैं कुछ चेंजेस और फिक्स ग्रांट प्रोवाइड करते हैं किसको, प्रोविंसेस को। मतलब फिक्स ग्रांट जो उनको का सिस्टम था उसको एंड कर देते हैं, और उसके अलावा वो क्या करते हैं, इंटायर जो इनकम होता है उस एरिया का वो उनका सोर्स ऑफ द इनकम हो जाता है। ठीक है, फिक्स ग्रांट की जगह वो क्या करते हैं, जो भी इंटायर सिस्टम आते हैं। ठीक है, यानी एक टाइप का ये प्रोविंशियल मतलब डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिसेंट्रलाइजेशन रिपन के टाइम पे अच्छे से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लॉर्ड रिपन्स गवर्नमेंट वाज वन ऑफ द मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द 1858, which one of the following was not part of this resolution? तो इनमें से कौन सा जो था वो पार्ट नहीं था इस रेजोल्यूशन का, ये हमें बताना है। और इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही रह देते हैं, कुछ काम पड़ गया मुझे। थैंक यू सो मच।